वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को, और उस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन से लोगों ने उसमें भाग लिया था, ये सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग के साथ समझौते के लिए 2 फार्मूला था, सीआर फार्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे भारत छोड़ो आंदोलन के आगे आज के वीडियो में हम लोग आज़ाद हिंद फौज को डिस्कस करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानेंगे। उसके अलावा जो वेवल योजना थी, वेवल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, और रॉयल नेवी रिवोल्ट। 3 मेन टॉपिक रहने वाला है इसका वीडियो का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आज़ाद हिंद फौज को जानने से पहले हम लोग थोड़ा आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक में उनका जन्म हुआ है 1897 ईस्वी को। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी, और उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, इंडियन सिविल सर्विस भारतीय सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें उन्होंने 4th रैंक हासिल किया था 1920 ईस्वी में। ठीक है। चित्तरंजन दास जो हैं उनके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और 1921 में उनकी एज कितनी रही होगी? 1897 में जन्म हुआ है, यानी लगभग 24 साल के एज में वो कलकत्ता के मेयर बन गए थे। तो ये उनका जो शुरुआती जीवन था कि उन्होंने कहाँ जन्म हुआ, उनका क्या पढ़ाई की और किस तरह से राजनीति में आए, तो ये उनका जन्म था। बाकी उनसे संबंधित जो और घटनाएं थी, जैसे कांग्रेस में जब वो शामिल हुए थे, उसके बाद जो हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि कैसे गांधी और बोस के बीच में खटपट उत्पन्न हो गई थी। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था, और कांग्रेस जो इस्तीफ़ा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में कलकत्ता से पाकिस्तान और इटली के रास्ते होते हुए जर्मनी पहुंच गए थे। तो कलकत्ता से वो जर्मनी आ गए, और जर्मनी में उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था और वहाँ पर हिटलर का शासन था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो भी भारतीय ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे और उनको जिनको बंदी बनाया गया था जर्मन सरकार के द्वारा, जर्मन सेना के द्वारा, तो उसमें लगभग 3000 सोल्जर थे जो भारतीय मूल के थे, परंतु ब्रिटिश सरकार की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ रहे थे। तो उनको जर्मन सेना के द्वारा जब बंदी बनाया गया तो उन सैनिकों को हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और उन सैनिकों को मिलाकर सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में द फ्री इंडियन लीजन करके एक सेना का नाम बनाया। उसको मुक्ति सेना कह सकते हैं हम लोग। तो द फ्री इंडियन लीजन उस सेना का नाम था, और सेना बनी किससे थी? तो 3000 सोल्जर्स जो कि युद्ध कैदी थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के वार प्रिजनर थे, उनको लेके। और इन्हीं सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी से संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी पहली बार कहा था वही जर्मन सेना में जो जर्मनी में जो मौजूद थे 3000 सैनिक, जिनको लेकर द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई गई थी, उन्हीं सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है। उसके बाद वहाँ से चल के सुभाष चंद्र बोस जापान गए। जापान में टोक्यो पहुँचे, जहाँ पे जापान के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, और वहाँ से उन्होंने जापान के टोक्यो रेडियो से अपना स्वतंत्रता का प्रथम संदेश दिया था। उसके बाद जापान होते हुए वो जुलाई 1943 में सिंगापुर आ गए थे। ठीक है। और सिंगापुर में ऑलरेडी ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन चुकी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जो आज़ाद हिंद फौज था, ये बनाने का जो सबसे पहला सुझाव दिया था उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह जो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, तो उन्हीं के दिमाग में ये आइडिया आया था, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाने का सुझाव दिया था, और उनको सपोर्ट किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। तो कह सकते हैं रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने मिलके, उन दोनों ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग।
और उसी की जो आर्मी थी उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आर्मी थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। और उसको ये दोनों मिलकर चला रहे थे, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। जब जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्हें इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता दे दी गई थी। ठीक है, और वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अब सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में था। और उन्होंने वहीं पे अक्टूबर 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, और इसका जो राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष दोनों सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। ठीक है, तो जब वहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ और उसके राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष बोस बन गए, तो वहीं एक भाषण के दौरान उन्होंने जो उनका जो पॉपुलर नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर जय हिंद, या फिर दिल्ली चलो, तो इस तरह के जो उनके लोकप्रिय नारे थे, ये सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही दिए गए थे। ठीक है, तो अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। फिर अक्टूबर 1944 में रंगून में इन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, और सिंगापुर में जब ये अस्थाई सरकार का गठन किया था, ये सरकार अस्थाई थी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यानी कि ऐसी सरकार जो कि देश के बाहर है और एग्जाइल में। तो एक अस्थाई सरकार का गठन किया था, तो वहाँ पर रेडियो से प्रसारण कर रहे थे अपने संदेश को देते वक्त ही उन्होंने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और बदले में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक की उपाधि दी थी। तो जब गांधी जी को बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, तो इस संबोधन में उन्होंने राष्ट्रपिता कहते हुए गांधी जी से ये कहा था कि इस स्वतंत्रता के पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके आशीर्वाद के बगैर हम सफल नहीं हो सकते। तो इसमें उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद की मांग की थी। और गांधी जी नहीं, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके उसके चार अलग अलग रेजिमेंट बनाए थे। पहला था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा गांधी ब्रिगेड, तीसरा नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के लिए एक स्पेशल बनाया था रानी झांसी रेजिमेंट। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी में 4 ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, साथ में रानी झांसी रेजिमेंट। तब तक जापान की सरकार ने उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ाई चल रही थी, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी जापान साथ में थे। तो जापान की सरकार ने युद्ध में अंडमान और निकोबार द्वीप को पे अपना कब्जा कर लिया था, यानी जीत लिया था अंडमान और निकोबार द्वीप को। तो अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतने के बाद उन्होंने यह द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम बदलकर अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, और निकोबार का स्वराज द्वीप रख दिया। ठीक है, तो ये आज़ाद हिंद सरकार और उससे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे। और इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी जीत हो जाती है, जापान हार जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो सबसे ज़्यादा मददगार था जापान, वो खुद हार गया। तो उसके पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगस्त 1945 में जापान से ताइवान जाने के क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और ये मौत लेकिन आज भी ये है, संदेहास्पद है कि उसके बारे में कुछ कंक्लूडिव नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के वर्तमान में जो हमारे पास जानकारी तथ्य उपलब्ध है उसके हिसाब से उनकी प्लेन क्रैश में ही मौत हुई थी। नहीं तो उनसे संबंधित कुछ एक गुमनामी बाबा करके भी चलती है बातें, बट वो सब हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग बस इतना जानेंगे कि अगस्त 1945 में जापान से ताइवान जाने के क्रम में उनकी
विमान दुर्घटना में संदेहास्पद मौत हो जाती है। ठीक है, तो फिर आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, और ये मुकदमा कहाँ चला था, तो लाल किले में। तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, और कांग्रेस के द्वारा आज़ाद हिंद के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया था। ठीक है, और इसमें जो मेजर अभियुक्त थे, मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह और राशिद अली। तो इनको मेजर शाहनवाज खां, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह को फांसी की सजा हो जाती है, और राशिद अली को 7 वर्ष की कैद दी जाती है। और कांग्रेस के द्वारा जो वकील इनके पक्ष में मुकदमा लड़ रहे थे आज़ाद हिंद बचाव समिति के तहत, उनका सबसे इम्पोर्टेंट थे, सब जो लीड कर रहे थे उनका नाम था भूला भाई देसाई, और साथ में उनको जो सपोर्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लॉयर थे जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे। ठीक है, बाद में जब इन आज़ाद हिंद के सिपाहियों को मेजर शाहनवाज खां, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, तो पूरे देश में इसके प्रति बहुत वायलेंट रिएक्शन देखने को मिला, तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके परिणाम स्वरूप उस टाइम का जो वायसराय था, वायसराय गवर्नर जनरल बोलते हैं, लॉर्ड वेवेल, उसने सज़ा को माफ़ कर दिया था। ठीक, तो ये हो गए आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सारी घटनाएं। अब हम लोग ये वेवेल ने सज़ा को माफ़ किया था, तो वेवेल ने उस टाइम कुछ गतिरोध खत्म करने के लिए, कुछ अपनी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से कुछ अपना प्लान बताया था कि कांग्रेस का कुछ समझौता करने का ट्राई किया था। उसको हम लोग वेवेल प्लान में डिस्कस करते हैं। तो क्या था वो वेवेल प्लान, हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले वेवेल प्लान बना, क्यों बना, प्रेशर था उस पर टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में अमेरिका का प्रेशर था किस पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर, कि भारत को या भारत में जो भी प्रमुख राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस है, उसके साथ किसी तरह का एक समझौता करो ताकि वहाँ पर गतिरोध समाप्त हो। ठीक है, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से वायसराय के नेतृत्व में वेवेल प्लान बनाया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, और वेवेल योजना के भाग लेने के लिए कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको 1945 में रिहा कर दिया गया। तो वेवेल प्लान बना कब था, 14 जून 1945 ईस्वी को वेवेल प्लान बना था। और इस वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए कि उस पर कोई कंक्लूडिव चीज़ पर पहुंचने के लिए, वेवेल प्लान पर सहमति के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसका नाम है शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन में वेवेल प्लान बना था 14 जून 1945 को, और शिमला सम्मेलन हुआ शिमला में 25 जून 1945 को। इसमें जितने भी भारत के राजनीतिक दल थे, प्रमुख राजनीतिक दल थे, सबको निमंत्रण दिया गया था। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसमें हिस्सा लिया, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था जिन्ना ने, और कांग्रेस का नेतृत्व किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इस शिमला सम्मेलन में क्या क्या पेशकश की गई थी, तो एक था कि जो भी कार्यकारिणी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, उसके सारे मेंबर सब इंडियन होंगे। पहले सिर्फ था कि एकमात्र सदस्य, पहला सदस्य जो बने थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उसके बाद अब जो ऑफर आया था कि सारे सदस्य इंडियन होंगे, सिर्फ दो को छोड़ के। कौन कौन, तो गवर्नर जनरल, ये पोस्ट ब्रिटेन के पास ही रहेगा, ब्रिटिश लोगों के पास ही रहेगा, और दूसरा कमांडर इन चीफ, यानी जो दो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं वो तो रहेंगे ब्रिटेन के पास ही, परंतु उसके अलावा बाकी जो और अदर पोस्ट है वो उसमें इंडियन रह सकते हैं। और साथ में था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, उसके बेसिस पर अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हिंदू और मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उसमें अंतरिम सरकार में। और लेकिन कार्यकारिणी परिषद के जितने भी मंत्री हैं, अगर उनको सलाह देते हैं और वो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं आता है, तो वो उस पर वीटो यूज कर सकता है, यानी उसके सलाह को वो ओवर रूल कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं थी। और युद्ध जब
सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग बैठ के संविधान बनाने पे भी चर्चा करेंगे। तो एक कुछ पेशकश किया गया था शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के समक्ष और जितने भी भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष। परंतु इसमें जब हिंदू मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन का बात आया था तो जिन्ना का कहना था कि मुस्लिम लीग का जितना भी मेंबर बनेगा या जितने भी सदस्य मुस्लिम बनेंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से होने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही है जो मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस बात का कांग्रेस ने विरोध किया था और भी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने इसका विरोध किया था, जिसके कारण ये सम्मेलन भी असफल हो गया। तो बेवल प्लान और शिमला सम्मेलन दोनों सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग बेवल प्लान देख लिए, शिमला सम्मेलन देख लिया, आज़ाद हिंद फौज देख लिए। इसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक है रॉयल नेवी रिवोल्ट, वो हम लोग देख लेते हैं। तो रॉयल नेवी रिवोल्ट में क्या था, तो ये सबसे पहले घटना हुई कब थी, तो ये 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 के बीच में 1100 जो भारतीय ब्रिटिश नौसेना के जवान थे, ब्रिटिश नौसेना के भारतीय नौसैनिक के द्वारा किया गया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो INS तलवार में। ठीक, तो ये किया क्यों जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो भारतीय नौसैनिक थे उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, रंग भेद और अपमानजनक टिप्पणियाँ की जा रही थी, उनको सही से भोजन या फिर उनका जो वेतन था उसमें भी भेदभाव था। तो इस तरह के भेदभाव से परेशान होकर ब्रिटिश नौसेना के भारतीय नौसैनिकों के द्वारा ये शाही नौसेना विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और ये सबसे पहले हुआ था INS तलवार शिप में। वहाँ पर एक नौसैनिक थे, उनका नाम था VC दत्त। तो VC दत्त ने जो INS तलवार थी, INS तलवार की जो INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो INS तलवार की जो दीवारें थी उस पर अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा नारा लिख दिया था, जिससे VC दत्त को अरेस्ट कर लिया गया। अब VC दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था तो जितने भी नौसैनिक थे वो उग्र हो गए थे, ठीक है, और हड़ताल पर चले गए थे। तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने बड़े ही कठोरतापूर्वक इसका दमन कर दिया, इस नौसैनिक विद्रोह का। और सरकार की इस कार्यवाही से परेशान होकर सरदार पटेल और जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद भारतीय नौसैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करते टाइम ये कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटेन के सामने। ठीक है, तो इस टाइम तक चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कई सारा सिनारियो है, तो इस टाइम तक वो आज़ादी का बात लगभग फिक्स हो गया था। अब इसके बाद बस एक दो टॉपिक और रह जाता है। एक तो है हमारा अंतरिम सरकार का गठन, फिर साथ में है कैबिनेट मिशन के बाद आएगा माउंट बेटन प्लान, और इसके बाद आ जाएगा भारत की स्वतंत्रता। तो ये 4 टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम लगेगा, तब तक हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।